अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी चाहत से लिखेंगे किस्मत हमारी, पार्ट 41। अब जैसे ही आयात जगह अपनी जगह पर लेट चुकी थी, इधर कुछ क्षण के लिए रिवा अपनी आंखों को खोलती है, वो भी मुस्कुराहट से, और वो फिर बंद कर लेती है। इधर आयात भी थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चली जाती है। पता नहीं सुबह के कितने बज रहे थे जब आयात उठती है, आंखों को मसलते हुए, पर उठ के हैरान हो जाती है कि वहाँ पर रिवा है नहीं। वो इधर उधर देखने लगती है पर कहीं पर भी रिवा थी नहीं। एक दो बार उसके नाम से पुकारते हुए, रिवा, रिवा, कहाँ हो तुम? तभी ठीक दरवाजे के साइड से ही कीर्ति एंटर करती है। अब गुड मॉर्निंग मैम। वो रिवा तो घर चली गई है। एक्चुअली मैम, वो घर पे नहीं बता के आई थी। वो बहुत सारी हरकतें करके आई थी क्योंकि उसके घर पे उसके पापा ने थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट आजमा के रखे हैं, उसको बाहर आने नहीं दिए थे। तो उसके भाई के अलावा किसी को नहीं पता कि वो पूरी रात भर यहाँ रही। तो पर्दाफाश ना हो जाए इसलिए वो जल्दी जल्दी चली गई है। और ब्रेकफास्ट आपकी और ये दवाई प्लीज़ खा लीजिए वरना वो मेरी जान खा जाएगी। तभी आयात बोलती है कि रख दो यहीं पर। वो रखती है और बोलती है कि ठीक है मैम, मैं फिर आती हूँ। और कीर्ति वहाँ से चली जाती है। आयात जो है वो अपना फीवर चेक करती है, कुछ हद तक बेटर है, पर अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई है, पर मच बेटर कह सकते हैं। वो जाती है और अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आती है, लेकिन आते ही उसकी सीधा नज़र जाती है उसके पीलू के साइड पे, जहाँ पर एक कागज़ वहाँ पे थे, कुछ लिखे हुए थे शायद। वो थोड़ी सी शॉक होती है कि ये क्या है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो कागज़ जो है वो उठाती है, एक पेज, नोटबुक के एक पेज, जो शायद उसी की डायरी के वहाँ से फाड़ के कुछ लिखी थी रिवा ने। रिवा बहुत प्यार से लिखती है, गुड मॉर्निंग, माफ़ करना तुम्हें जगाने की मन बिल्कुल भी नहीं करी, और मुझे घर भी वापस लौटने थे क्योंकि पापा उठ जाएंगे तो कलेश हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सीधा घर जा रही हूँ और यूनिवर्सिटी में तो मिल ही लूँगी। पर ध्यान रखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगी और अगर फीवर ज़्यादा रहे तो प्लीज़ मत आना आज, बाकी तुम्हारे ऊपर। और रही बात, कल तुमने एक बात कही थी कि हम नदी के दो ऐसे किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। ये लाइन पढ़ते ही आयात की आंखें थोड़े से गहरे हो जाते हैं, वो डीप थॉट में चली जाती है। लेकिन जब वो अगली लाइन पढ़ती है तो उसकी आंखें चमक सी जाती है। हाँ, माना कि नदी के किनारे अलग होते हैं, पर किस्मत जब साथ हो तो सागर में जाकर मिल ही जाते हैं। तो मैं सागर तक जाने की इंतज़ार करूँगी, और किनारे तो है ही, बह कर तुम तक आने का रास्ता खुद ही बना लूँगी। और पता है क्या, मोहब्बत में किनारे नहीं, सिर्फ मंजिल होती है, और मेरी मंजिल तो बस तुम ही हो। जो कह दे कभी एक नहीं हो सकते, उन्हें जुनून दिखाना पड़ती है। अब अगर तुम्हें समझाने के लिए मुझे जुनूनियत पे सवार होने पड़े तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम दैट। अब तुम्हें जुनून ही दिखाएंगे। आई रियली लव यू, टेक केयर, मिलते हैं। ब्रेकफास्ट और दवाई कीर्ति लेके आएगी, खा लेना। जब वो आखिरी लाइन वो पढ़ती है ना, आयात के चेहरे पर एक बेहद ही खूबसूरत सी स्माइल थी। तभी वहाँ पर कीर्ति फिर आती है, वो आते ही वो बोलती है मैम, वो, पर वो रुक जाती है क्योंकि वो स्माइल वो देख लेती है। जब अचानक कीर्ति को दिखती है तो फटाक से वो पेज को छुपा लेती है अपने पीछे। ये कीर्ति नोट कर चुकी थी। अब कीर्ति कुछ बोल तो नहीं पाएगी, वो बस इतना बोलती कि मैम, वो आपने फीवर चेक की है क्या? वो मुझे रिवा बोल के गई थी। अब मैम, कितनी फीवर है आपकी? देखो कीर्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ, उतनी भी नहीं है कि मैं घर रहूँ। पक्की बात है ना मैम? पर बताइए तो सही कितनी है? तो उसने कहा कि 99 है, तो चलती है। तभी कीर्ति बोलती कि ठीक है, मैं प्रीवा को बता दूंगी, आप टेक केयर मैम। देखिए, फिर भी अगर आपको ठीक ना लगे तो मैं समझ सकती हूँ कीर्ति, बट आई एम फाइन। तुम जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हें नहीं जानी है क्या? हाँ मैम, बस मैं जा ही रही थी, वो तो ये पूछना ज़रूरी थी। हाँ तो पूछ लिया ना,
और मैंने जवाब भी दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तैयार होनी है, यूनिवर्सिटी के लिए जानी है, तो तुम भी? जी जी मैम। वहाँ से कीर्ति चली जाती है। कीर्ति जाते ही फ़ौरन कॉल करती है रीवा को। तब तक रीवा घर पहुँच चुकी थी। जैसे ही रीवा रिसीव करती, कीर्ति बोलती कि तूने ऐसा क्या किया? हाँ, तूने कोई चिट्ठी विट्ठी लिखी है क्या मैम के लिए? ये सुनते ही रीवा, उसकी चेहरे पर जो खूबसूरत सी स्माइल आती है ना, बोलती कि हाँ, पर क्यों पूछ रही है? क्या बात है, ये बता, उस कागज़ पे तूने लिखा क्या है जो पढ़ते हुए उनके चेहरे पे इतना बढ़िया मुस्कुराहट थी? भाई साहब, तब जो रीवा बोलती कि मुस्कुराहट थी? सच में? कैसी मुस्कुराहट थी? मतलब वो कैसी लग रही थी उस वक्त? हाँ, वो बोलना। सभी कीर्ति बोलती, अरे यार, मैंने पिक्चर थोड़ी क्लिक की, मैंने बस देखी, वो स्माइल काफ़ी खूबसूरत थी। खूबसूरत तो मैं बोल सकती हूँ, तू मत बोल। अरे यार, मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूँ। शायद वो तूने जो लिखी थी उनके लिए, वो पढ़ते हुए उनके चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत स्माइल थे, वो बहुत खुश थे। मैं बस इसी वे में कह रही हूँ और कुछ नहीं है। और रही बात अपडेट के तौर पे, तो उनका फीवर अब 99 है, तो वो जाएगी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। तूने खुद चेक किया क्या? अब पागल तो रही है तू, मैं क्यों चेक करूँगी? उन्होंने खुद चेक किया। तू भी ना मरवा ही गई क्या मुझे? मतलब तेरे लव लाइफ के लिए मैं पीसूँ क्यों? अरे दोस्त के नाते दोस्ती दोस्ती करी ना तूने। यारों में तो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ चलती है ना यार। तेरे मामले में मैं कर दूंगी ना। ओ हेलो, मैंने मदद नहीं मांगी तुझसे। हाँ तो ठीक है ना यार, मेरी बारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए, करने में क्या जाती है तेरी। हाँ चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी, मुझे तैयार होनी है, तो तू आएगी ना? हाँ हाँ पक्का आऊँगी। वो आ रही है तो मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकती है क्या? वाह, चल ठीक है। और यहीं पे बात ख़त्म होती है। जब वो आर्यन से मिलती है ना, तो आर्यन उसे घूर घूर के देखता है। रात भर रुकने का तरीका तुम्हारा थोड़ा कॉजुअल नहीं है? अरे भाई, उसको टेक केयर की ज़रूरत थी, और उसकी बहन भी तो नहीं थी, तो रूम में अकेली थी, तो टेक केयर करना भी तो ज़रूरी थी, तो कर दी मैंने थोड़ी सी, इसमें क्या मतलब? अच्छा, कुछ ज़्यादा टेक केयर नहीं करने लगी हो तुम? हाँ भाई, फर्ज बनती है, मेरी मेरी बंदी है वो। तभी ये आर्यन चुप हो जाता है। अब वो बोलता है कि बड़े पापा इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, जल्दी आ जाओ, और थोड़ा सा शक्ल को ठीक करके आओ, ये ना लगे कि तुम कहीं और से आई हो। वैसे तुम अंदर कैसे घुसी? वो तो मॉर्निंग वॉक पे गई थी ना भाई, तो बस आ गई मैं। वाह, मतलब निकलना कैसे होता है वो कोई तुमसे सीखे परेशानी से। चलो जाओ, आप जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ हाँ, मैं बस अभी आई। वो जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होके वो आती है, और आकर वो ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करते उसके पापा उससे बात करते हैं, आज एक इंटरव्यू है एक शो में, उसके पापा के पार्टी से कुछ लोग आएंगे और अपोजिशन पार्टी भी होंगे वहाँ पर मौजूद। तो वो रीवा की ओर देखते हुए बोलती कि तुम आना चाहोगी क्या? तभी रीवा बोलती कि नहीं पापा, वो मुझे यूनिवर्सिटी में जानी है। तभी उसके पापा थोड़े हैरान होके ही बोल देते हैं, वैसे आजकल कुछ ज़्यादा नहीं लगाव हो गई पढ़ाई वगैरह से? पहले इतने लगाव नहीं थे, तुम्हें बोल कर भेजने पड़ते थे, अब तुम्हें ये बोले जा रहे कि मेरे साथ चलो और तुम मना कर रही हो। सोचने वाली बात है। नहीं वैसी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी फोकस देने की कोशिश कर रही हूँ पढ़ाई में। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए ही सही है, पर याद रखना ये फोकस सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहे, कहीं और ना जाए। अब इसका क्या मतलब है, रीवा ने नहीं समझी, पर आर्यन ने ज़रूर इस बात को नोट किया है। अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती है वो, बस निकलेगी कि तभी उसके माँ पीछे से टोकती है, अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। ना, कहिए क्या, अब कुछ बातें सुनाने रह गए क्या मुझे? या आपको भी पता है कि मैं कल थी नहीं, उसमें भी कुछ ज्ञान देनी है, तो मैं उस बारे में बात कर ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे ये कुछ लड्डू है मसाले की, तो तुम्हारी जो दोस्त है जिसको फीवर वगैरह है, वो खाएगी तो बेटर लगेगी, और ज़ुकाम भी होगी तो ठीक हो जाएगी इसमें। तभी वो थोड़ी देर घूरने लगी थी, और उसे याद आती है कि एक बार उसकी माँ ने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के दी थी,
जो है आयात के लिए, पर वो आयात को दे नहीं पाई। इतनी दिन वो रख नहीं सकती थी वो चीज़, बाद में वो कीर्ति को दे देती। तो वो फटाक से वो लड्डू ले लेती है। अब अच्छा ठीक है, और एक बात थी, वो इससे पहले आपने जो लड्डू दी थी ना मेरे प्रोफेसर को देने के लिए, वो दे नहीं पाई, वो मैं चली आई थी, तो बाद में वो कीर्ति के पास रह गई थी तो मैं उसी को दे दी। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूँगी तो दे देना। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आती हूँ। और ये बोलते हुए वो निकल जाती है। आर्यन भी साथ में था। और जैसे ही ये लोग कार में जाके बैठते हैं ना, आर्यन जो है वो रीवा की ओर देखते हुए बोल पड़ता है, रीवा, बड़े पापा की बात सुना है? उन्होंने कहा कि फोकस सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहे तुम्हारे। इसका मतलब ये है कि वो हर तरीके से तुम पर नज़र रख रहे हैं, तो बी केयरफुल। ये बात सुनते ही रीवा होती है, भाई प्लीज़ ये सुबह सुबह ना दिमाग ख़राब मत करिए आप। उनको जो करना है वो शौक से करे ना, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ती। उनको मुझ पे नज़र रखनी है, जो करना है शौक से करिए, मैं करूँगी वही जो मुझे करना है। अब आर्यन को पता है कि रीवा कितनी ज़िद्दी है, वो कुछ सुनेगी नहीं, तो खुद ही चुप हो जाता है। बाद में ये लोग यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँचते ही रीवा कार से उतरती सीधा स्टाफ रूम की तरफ भागती, क्योंकि उसे वो लड्डू देनी थी सबसे पहले। पर यह भी थी कि अगर स्टाफ रूम में कोई और होंगे तो शायद वो दे भी नहीं पाएगी। तो इसी कश्मकश में वो बस भाग रही थी। और लकीली वो जब जाती है स्टाफ रूम के पास, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मालविका मैम और आयात ही ठहरे हुए थे और कोई थे नहीं। पर सवाल थे कि क्या वो मालविका मैम के सामने दे पाएगी। वो कुछ देर खड़ी रहकर सोचने ही लगी थी, फिर बोलती कि अब मैं क्या जाके उसको प्रपोज करूँगी वहाँ पे, ये ही तो देनी है, तो इतना क्या सोचना। और वो फटाक से एंटर कर लेती है और एंटर करते हुए बोलती कि गुड मॉर्निंग मैम। अचानक आयात की आंखें गहरे हो जाती, वो साइड में दिखती है रीवा, उसके हाथ में कुछ तो थे। तो आयात सबसे पहले कुछ कहती तो नहीं है, वो बस रीवा को देखती है। रीवा भाग के आई है तो उसके सांसें जो तेज़ तेज़ ले रही है वो नोट कर चुकी थी। मालविका मैम बहुत ही प्यार से बोलती कि गुड मॉर्निंग रीवा, क्या बात है आज तुम सीधा यहाँ पे? वो मैम मैंने सुनी कि वो आयात मैम की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ने ना वो मसाले टाइप का कुछ लड्डू होता है, मुझे पता नहीं, मैंने तो खाई नहीं, तो उन्होंने खास करके उनके लिए भेजे हैं, तो मैं बस देने आई थी। ये बात सुनते ही आयात तो चौंक जाती है। मालविका मैम स्माइल पास करते हुए बोलती कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, दे दो फिर, किसका इंतज़ार कर रहे हो फिर। तो वो आती है, वो एकदम से वो आगे करती है। जब आयात वो लेने लगी थी ना, तो बस एक बार वो आयात के हाथ को देख लेती है छुप कर, बॉक्स के नीचे से ही। मालविका मैम इतना तो नहीं देखती है, वो ये तसल्ली कर लेती कि हाँ फीवर अब उतना नहीं है। तो वो स्माइल करके बोलती कि लगता है मैम आपकी फीवर थोड़ी बहुत ठीक है। वो आयात की बात सुनने तक इंतज़ार नहीं करती है। जब उसे ये तसल्ली हो गई कि फ़ीवर ठीक है तो वो पीछे हो जाती है वो देखकर, ओके मैम हैव ए गुड डे, और ये बोलते हुए वो निकल भी जाती है हवाओं के जैसे तेज़ी से भाग के। मालविका मैम बोलती है कि ये इतनी अच्छी और मासूम कब से हो गई? इतनी मासूमियत रीवा को मैंने आज तक नहीं देखी, पता नहीं, पर जो भी है अच्छी है। मालविका मैम हंसते हुए उनके चेयर पे जाके बैठ जाती है। इधर आयात अभी सन्नाटे में थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलना चाहिए इस वक्त। अब वो लड्डू के जो चीज़ें हैं वो खोलती है। जब वो खोलती है वहाँ पर फिर से एक छोटा सा कागज़ के टुकड़े थे जहाँ पर लिखे हुए थे खा लेना याद से, और यहाँ पे दवाई भी है, क्योंकि वो वहाँ पे टैबलेट भी रखी थी। ये देख के उसकी चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। चाहे कुछ भी हो, बंदियों से ही है, मस्तियों को अलग अगर रखा जाए तो वो चीज़ फिर से वो बंद कर लेती है और अपनी बैग में रख लेती है। इसके बाद वो अपनी नोटबुक उठाती है और एक रजिस्टर ले लेती है और फिर वहाँ से क्लास की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी ओर रीवा भी जाती है, बैठती है अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी बहुत बातचीत। कीर्ति जम के मज़े ले रही थी, तो दूसरी ओर अंजलि भी शुरू हो गई थी। सब जैसे उसे छेड़ने लगे थे तभी बोलती कि वो बस करो यार, बहुत हो गए, मतलब तुम लोग क्या चाह रहे हो कि मैं शुरू हो जाऊं? नहीं नहीं यार तू शांत है, शांत ही रहे, हम तो बस मजाक कर रहे हैं और दोस्तों का हक भी है मजाक करना, चिढ़ाना, सो रिलैक्स। अब क्या कॉफ़ी नहीं पीना है क्या यार? आदत बना चुकी है तू हम सबके, आते ही कॉफ़ी पीना ये वगैरह, अब
कॉफ़ी पी के आते, थोड़ी बहुत ताज़ा हो के आता। तभी सब जाते हैं कैंटीन में और वहाँ पे बातचीत हो रहे थे। लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास उसके पापा जो जिस शो में जाने के बाद थे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ की चीज़ें शुरू हो चुके थे। बहुत सारी टॉपिक पे बातचीत चल रहे थे और ये लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। जब रीवा कैंटीन जाके बैठती है ना तो अपनी फ़ोन में वो अपनी पापा की वो सारी चीज़ वो देख रही थी लाइव में। तो अपोजिशन जो लीडर के थे वहाँ पे पार्टी के, वो और कोई नहीं, अमन का पिता ही थे। तभी उसके सारे दोस्त बोलते कि ये तो अमन का बाप है ना। हाँ, वैसे पापा ने कहे थे कि कोई शो है, इंटरव्यू होंगे, अपोजिशन पार्टी भी होंगे, पता नहीं। अच्छा, तूने ये पागल है क्या? मैं क्यों जाऊँ? सही है, पर चीज़ें तो ठीक ठाक ही है। हाँ, वैसे भी मुझे इन सब में इंटरेस्ट है नहीं। और ये बोलते हुए वो उस पेज से निकल आती है, वीडियो ऑफ कर लेती है और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रही थी। और वो कीर्ति के बोलती कि यार बता ना, वो स्माइल कैसी थी? मतलब वो जब स्माइल कर रही थी तो क्या उसकी आंखें चमक रही थी? उसके गाल पे मतलब थोड़ी सी रेडिश वाइब्स थी क्या? अरे बोलना। कीर्ति बोलती कि रीवा मेरी प्यारी सी दोस्त, बेटा वो क्या है ना, वो तो जो मैडम है ना वो तेरी बंदी है, मेरी नहीं। तू जिस चीज़ की बात कर रही है ना वो केवल करीब होकर ही चीज़ों को नोट करे जा सकते हैं और मेरी लिमिट तो उतनी आगे तक जाने की है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी इधर उधर हुई ना चीज़ें तो बजाने वाली भी तो खुद ही है मेरी। तो मैं क्या पागल हूँ अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगी? नहीं यार, पर दूर से भी समझे जा सकते ना। नहीं समझ आई मुझे, पर हाँ बड़ी खूबसूरत है उनकी स्माइल। तभी यहाँ रीवा ब्लश कर रही थी तो सभी उसको फिर छेड़ने लगते, आय हाय जरा देखो तो मैडम ब्लश कर रहा है। पर जो भी हो रीवा, तेरी ये सारी चीज़ें बहुत सही है। अब ये लोग वहाँ से चीज़ें करके कैंटीन से बस निकल रहे थे। पर कैंटीन से निकलते निकलते जब ये लोग धीरे धीरे एंटर करते हैं ना साइड में क्लास में जाने के लिए, तो कुछ डिफरेंट सी चीज़ होती है और वो नोट करती है रीवा। जगह जगह पर कुछ लड़के भीड़ मचा के खड़े थे, कहीं 3 लोग, कहीं 4 लोग और कहीं एक साथ बहुत सारे लड़के खड़े थे और घूर घूर के बस रीवा को ही देख रहे थे। उनके आंखों में अलग ही गुस्सा समझ आ रहे थे उसे, पर किसी को इतनी हिम्मत नहीं थे कि रीवा के सामने आकर कुछ बोले। वो अलग ही डर थे रीवा का सबके मन में। पर रीवा जब ये देखती है तो कीर्ति भी बोलती कि यार ये सब तुझे क्यों घूर रही है? मुझे नहीं पता। कि तभी अचानक क्लास में वो बस जाएगी कि उसके सामने अमन आके खड़ा हो जाता है। अमन को देख के वो थोड़ी पीछे हो जाती है। क्या हुआ? ऐसे अचानक सामने क्यों आ गए? अब जैसे ही अमन उसके सामने आया ना तो जो लड़के अलग अलग जगह पर खड़े थे भीड़ मचा के, वो आ जाते हैं और वो पता नहीं ऐसे लगे थे कि वो कुछ तो बोलेगा कि अमन सबके ऊपर ऐसे हाथ दिखा देते कि कोई हल्ला नहीं मचाएंगे। शायद कुछ चीज़ें हैं समझना, तो मेरे बोलने तक इंतज़ार करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी रीवा बोलती है क्या चल रहा है यहाँ पे? रीवा तुमने न्यूज़ देखी? कौन सी न्यूज़? मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे क्या पता। मैं समझ गया, पर शायद तुम्हें ये देखना चाहिए रीवा। और वो एक वीडियो क्लिप दिखाता है। भाई साहब वो वीडियो क्लिप देख के रीवा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये तो वही शो है जहाँ पर उसके पापा अभी भी है। पर ये क्या सीन है? उसके पापा एक आर्गुमेंट में है जो लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे और अमन के पापा भी बहुत गुस्से में है। दोनों के जो बीच है अलग ही हेट क्लास चल रहे थे, अलग ही सीन है। तो जो अमन है वो एक और न्यूज़ में दिखाती है जहाँ पर भाई साहब वो एक टैगलाइन ही मशहूर थे शायद उस वक्त, जो ब्रेकिंग न्यूज़ तौर पे आ रहे थे। उसके पापा ने एक कन्वर्सेशन में ये बोल दिया अमन के पापा को कि देखिए शहर में जो भी चीज़ें हो रहे हैं कहीं ना कहीं लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहे, जानबूझ के कर रहे हैं। और उन लोगों में ना ज़्यादातर आप ही के बिरादरी के लोग हैं। अब ये एक कंट्रोवर्शियल हो जाती है इशू और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम के ऊपर ही दाग दिए थे। अब वो किस वे में कहे और किस वे में उसको लेके गए वो बात अलग है। तो इस चीज़ से इस वर्ड को लेकर हल्ला मच गए थे। जब रीवा देखती है वो बोलती कि मुझे नहीं पता, अब हो सकता है पापा कुछ और वे में बोल रहे थे इसको।
तभी अमन बोलता है कि देखो इस चीज़ का बखेड़ा हो गया है, तो बी केयरफुल, सावधानी से रहना। अब अमन इतना अच्छी तरीके से बोल रहा था ना, रीवा के सारे दोस्त थोड़े से शॉक हो गए थे। और कहीं ना कहीं अमन अच्छे थे, उन दोनों के बीच जो भी चीज़ें थे वो क्लियर हो ही चुके थे जब आयात की चीज़ें हुए थे तब। अब तो कुछ भी नहीं थे। तो अमन एज ए फ्रेंड्स के नाते उसे समझाने आया, और वो अमन अपने दोस्तों को भी, अपने जो उसके साथ है सबको वो समझा दिए थे कि कोई भी रीवा के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे, कुछ नहीं, यह पढ़ने आते हैं, हमसे पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट। अब पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी के बाहर होगा, यहाँ नहीं। पर ध्यान रखें रीवा के ऊपर कोई आँच नहीं आने चाहिए, वो हमारी क्लासमेट है, बस इतना। तो वो अपने दोस्तों को समझा दिए थे। रीवा अमन की ओर देखते बोलती कि थैंक यू यार, पर मुझे इन सब के बारे में पता नहीं थे। अच्छा तो ये लोग इस वजह से इतने गुस्से में हैं, पर मैंने कुछ बोली ही नहीं इस वक्त। जानता हूँ रीवा, इसीलिए बस तुम्हें समझाने आया। रीवा, कुछ चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं, और धर्म एक इमोशन है, कोई उस पर आँच लाए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत गुस्से में हैं। तुम्हारे पापा का बोली हुई एक बात तुम सोच भी नहीं सकते हो कि किस तरह लोगों को चुभे है। तो बहुत गुस्से में है जनता, पता नहीं उसका असर कैसे हो, तो बी केयरफुल, बाहर भी थोड़ा बहुत ध्यान से। तभी रीवा बोलती कि पर इसमें इतना गुस्से होने वाली क्या बात है? आई मीन पापा ने एग्जैक्ट धर्म को लेकर कुछ बोले नहीं है, हो सकता है कि उनका बात कोई और दिशा में थे। इतना एग्रेशन दिखाने की क्या बात है अमन? मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आते, कुछ होते नहीं कि तुम लोग एकदम से मारने में काटने में आ जाते हो। आई मीन ये क्या फॉर्मूला है, ये क्या चीज़ है? और उस रास्ते से आयात भी एकदम से जा रही थी, तो ये पूरा कन्वर्सेशन जो है आयात सुन चुकी थी। अमन बोल पड़ता है कि रीवा, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी एक अलग ही राय बना के रखी हो अपने मन में, जो मुझे नहीं लगता कि कभी बदलेगा। पर फिर भी तुम्हारा कोई नुकसान हो ये हम में से कोई नहीं चाहता, पर हम सबको रोक नहीं सकते हैं। अब कन्वर्सेशन में जो भी हुआ है वो कंट्रोवर्सी में तो आ गए, और इसका नतीजा भी अब सामने आएंगे, तो बी केयरफुल। तुम्हें समझाना या आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है, टेक केयर। तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ से हट जाता है। अब रीवा यहाँ पे अलग ही सोच में खड़ी थी कि तभी वो चली जाती है क्लास में, और कुछ देर बाद उसी क्लास में आयात आने वाली थी। तो बस वो चुप ही बैठी थी, वो सोच रही थी, कुछ धुंधली सी यादें उसके आंखों में समा रहे थे, आंखों के सामने आ रहे थे कुछ मंजर, कुछ दर्द भरी चित्र, जिसे देखते हुए उसकी आंखें लाल हो जाते हैं। वो अपनी मुट्ठी को बड़ी कंच लेती है। जब कीर्ति नोट करती है वो बोलती कि तू ठीक है? मैं ठीक हूँ यार, कुछ ठीक नहीं लग रही है। कूल डाउन रिवा, कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ है, तू इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत दे। कैसे ध्यान मत दूँ यार? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ऐसा क्या बोल दिया पापा ने जो इतना एग्रेशन दिखा रहे लोग। हाँ रिवा, शांत हो जा प्लीज़, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ तो पिंच करी है तुझे। आई थिंक तेरी बुआ, वो बोलते बोलते उसके होठ कांप उठती है, वो शब्द बिखर जाते हैं, पूरी तरह से आते नहीं। रीवा जिस नज़रों से उसे देखती है, कीर्ति शांत हो जाती है। बड़ी गुस्से में बैठी हुई थी वो, कुछ धुंधली सी यादों को याद कर अपनी मुट्ठी को कांचे हुई कि तभी वहाँ पर आयात एंटर करती है। जब आयात एंटर करती है, अपनी नोटबुक को वो रखती है टेबल पर। वो जब देखती है इस तरफ, तो कीर्ति जो है वो बार बार रीवा की हाथ को सहला रही थी। एक नज़र बस देखती है रीवा, तब भी नज़र उठा के आयात को नहीं देखती है। जब आयात इस तरफ देखती है तो कीर्ति नोट कर लेती। कीर्ति बताती है, वो मैम तुझे देख रही है, देख मैम को। लेकिन रीवा अपनी नज़र को ऊपर नहीं करती है। शायद अंदर जो सैलाब अब उठ रही है वो उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। कुछ तो थे यहाँ पे चीज़ें जिसका खुलासा अभी तक हुई नहीं है, क्या पता आगे जाके हो। कि तभी अचानक ही आयात सबकी ओर देखते हुए वो कुछ लोगों को पूछते हैं कि कल क्या क्या पढ़ाई हुई है, और
मेरा लेक्चर किसने लिया है? तो सब प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो तो बस और सिर्फ रीवा ही थी। अचानक आया थोड़ी चल के आती है और रीवा के टेबल के सामने आके बोलती कि एवरीथिंग इज़ ओके रीवा। तब जाके रीवा अपनी आंखों को थोड़े से आयात की तरफ करती है। उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल थी, पर जिस क्षण वो आयात को देखती है ना, थोड़ी सी नमी आ जाती है, जैसे कि कुछ आंसू के सैलाब वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, जिसे देखते हुए थोड़ी सी दर्द का एहसास आयात को ज़रूर होती है, जैसे कि थोड़ी सी चुभन हुई है उसके दिल में। पर वो शांत थी। तुम ठीक हो रीवा? जी हाँ, वो मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? आपको फीवर थे? आई एम फाइन रीवा। और उस क्षण जब आयात को देखती है ना, जैसे कि थोड़ी सी ठंडक उसे मिली हो। बाद में वो चुप से बैठ जाती है। कीर्ति बोलती कि अब ठीक है? तो ठीक हूँ यार, इतना मत सोच। अब जो है सो है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, सब ठीक है। और वहाँ पे आयात जो है वो लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। लगभग 15 मिनट ही बीते थे, पर वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाती है, क्योंकि अचानक ही वहाँ पर आर्यन आ जाता है। अब वो इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी प्रोफेसर आयात, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मैं यहाँ रीवा को लेने आया था, एक इमरजेंसी है। आर्यन का चेहरा थोड़ा सा फीकी पड़ चुका था, वो बहुत सीरियस है, जैसे कि बहुत परेशानी में है। और रीवा फ़ौरन खड़ी होती है और वो आर्यन को देखते हुए बोलती कि क्या हुआ भाई? रीवा, बाहर चीज़ें सही नहीं हैं, बड़े पापा के इंस्ट्रक्शन है तुम्हें लेकर सही सलामत घर जानी है। जनता थोड़े से एग्रेशन में है, उनके स्टेटमेंट्स है, सो हमें यहाँ से जल्द जाने पड़ेंगे। पर भाई चलो मेरे साथ। और वो आता है एंटर करते हुए, रीवा का हाथ पकड़ते हुए उसका बैग अपने कंधे पे लेकर वहाँ से निकलने लगता है। रीवा बस जाते जाते एक बार अपनी दोस्तों की ओर देखती है और आयात की ओर। अब वो पल भर में ही आयात की आंखों से सामने से ओझल हो जाती है। जैसे ही उस क्लास से बाहर आते हैं, थोड़े सामने तक जाते, तभी रीवा बोलती कि ये क्या है भाई? क्लास में एकदम से ऐसे बीच एकदम आ गया आप। रीवा देखो, बाहर की चीज़ें ठीक नहीं है, घर पे भी हमला हुआ है, जनता भड़क गए, उनको समझाया नहीं जा सकता है फिलहाल। तो फिलहाल हमारा सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े पापा का इंस्ट्रक्शन है तुम्हें लेकर सीधा घर जाऊँ, वहाँ पे सिक्योरिटी बंदोबस्त करे गए हैं, पुलिस फोर्सेस भी है, तो हम पर कोई आँच नहीं आने चाहिए, ये पापा का इंस्ट्रक्शन है। तो मुझे समझ नहीं आता ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? और इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या? मतलब ठीक है, कंट्रोवर्सी हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? एग्रेशन में आ जाओगे, मारने लगोगे लोगों को, ये क्या है? पता है, यही वो वजह है ना जो मुझे नफरत है इन लोगों से। आर्यन कुछ बोलेगा कि तभी पीछे से आयात की आवाज़, पर इसमें तुम औरों को घसीट नहीं सकती हो रीवा। रीवा आयात की आवाज़ सुन के ही फौरन पीछे पलट कर देखती है, वहाँ पर आयात खड़ी है। रीवा एकदम सुन पड़ जाती है, पर गुस्से में तो थी, वो अपनी मुट्ठी कांची हुई थी। वो कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहती थी जिससे आयात को तकलीफ हो, बस वो शांत थी। इधर तभी आर्यन बोलते कि मैं कार में जाके बैठा हूँ, तुम आ जाओ। आर्यन उसके बैग लेते हुए ही वो चला जाता है। तभी आयात सामने आती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बोल रही थी तुम? कुछ नहीं, वो मुझे घर जानी है। रीवा, सबको एक नज़रिए से मत देखो। हाथ में जब 5 उंगलियां होते हैं ना, वो 5 अलग अलग होते हैं, पर इसमें से सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना आयात। मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहती, पर तुम्हारे धर्म के लोग, रीवा मेरे धर्म के लोग क्या कुछ भी होते नहीं, एकदम एग्रेशन पे आ जाते हैं, काटने में मारने में लग जाते हैं लोग। मतलब ये क्या चीज़ है? क्या तुम्हारे धर्म में मारना ही सिखा है, अग्रेशन दिखाना ही सिखा है? ये सच नहीं है रीवा। चीज़ों को गलत तरीके से दर्शाया गया है। जो हमें दिखते हैं हम बस उसी में बोलते हैं। अंदर भी एक सच होते हैं रीवा, जो न दिखाई देते हैं न समझाए जाते हैं, वो बस अपनी मतलब के लिए यूज़ करे जाते हैं। रीवा, रिलीजन जो है वो बहुत सेंसिटिव है हर किसी के लिए। एक ऐसा इमोशन जिसमें कोई भी खिलवाड़
कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो चाहे मेरा धर्म हो या तुम्हारी। न तुम बर्दाश्त कर पाओगी और ना ही मैं। तभी रीवा बोलती कि अच्छा, तो तुम कह रही हो कि इस आज के आड़ में ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, एग्रेशन के तौर पे मार रहे हैं, मतलब ये सारे चीज़ जो हो रहे हैं अभी, ये सही है, ये कह रही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अब जब इमोशन पे वार करते हैं ना लोग, तो उसका रिएक्शन भी आते हैं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उस रिएक्शन के आड़ में किसी को तकलीफ देना या कुछ गलत करना सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पर रीवा, धर्म एक ऐसी विषय है ना जिसके साथ आस्था जुड़ी है, और उस आस्था के ऊपर कोई भी आज अगर आए तो उस रिएक्शन के आड़ में बहुत सारी चीज़ सही भी होती है और गलत भी होती है। पर एक और दूसरी एंगल है जिसको व्यापार कहते हैं। जब जब धर्म को व्यापार के तौर पे लिए गए हैं, तब तक चीज़ें ऐसी ही घटित हुए हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर हैं। उनके हर एक वर्ड में बहुत सारी चीज़ फर्क पड़ता है, उनका एक एक शब्द जनता तक पहुंचते हैं। रीवा, कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए जिस चीज़ से तकलीफ पहुंचे लोगों को, नहीं बोलने चाहिए। उनको अपने शब्दों पर ध्यान रखने चाहिए थे जब उनके सामने कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर बात हो रहे हो। जब उनको पता है कि रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दा बनाकर उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैश होंगे, तो ये जानने के बावजूद भी ऐसे शब्दों का यूज़ करना और उसको लेकर फिर भी आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रखना, मुझे नहीं लगती कि रीवा ये सही है। पर उसकी आड़ में अब लोग जो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत ही है। अब सोचो कि इसका फ़ायदा किसको होते हैं, या तो अपोजिशन या तो तुम्हारे पापा को। पर पीस तो जनता ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको गलत चीज़ें पहुंची है, गलत तरीके से गलत चीज़ उन तक पहुंची है। तो हम ऐसे ही किसी के सोच नहीं बदल सकते हैं रीवा। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम्हें नफ़रत किस वजह से है। रही बात एग्रेशन की, तो ये सरासी गलत है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे धर्म के लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। हमारे धर्म में एग्रेशन, मारपीट, खून खराबी बिल्कुल नहीं है, बस पीस है, शांति। पर लोगों को वो डायरेक्शन कहीं और ही रख के खड़ी कर दी है, उसका मायने ही अलग हो गए हैं। हाँ, हम जो गलत है उसको गलत गलत बोल सकते हैं या उसका विरोध भी कर सकते हैं, पर खून खराबी से नहीं रीवा। वो गलत तरीके से लोगों के पास गए हैं, और कुछ कुछ लोग इतने ना समझ होते हैं कि गलत चीज़ को इतने अच्छे से आजमा कर बखूबी से ये कहते हैं कि मैंने जो किया अपनी धर्म की वजह से किया, मुझे नाज है अपनी धर्म पर, खुद पर, जो गलत बात है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाती है रेवा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी गुस्से को, पर गलत तो तुमसे भी हुई है ना, गलतियाँ तुम्हारे ओर से भी हुई है, तो क्यों ना उस गलती को पहले सुधारे जाए। अब क्या पूरी जनता को तुम एक चीज़ से समझा पाओगे? अगर इसमें कोई कुछ ठीक कर सकता है तो केवल तुम्हारे पापा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस वजह से ये आक्रोश बढ़ी है। रीवा बस शांत खड़ी थी। वो आयात को जवाब देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों दिल नहीं करती है। वो बस बोलती कि ठीक है, मैं चाहती हूँ दवाई ले लेना। अब वो बस वहाँ से निकलने लगी थी कि तभी आयात उसकी हाथ पकड़ती है, पहली दफ़ा। देखो, तुम्हारी गुस्से की बात अलग है, कुछ तो बात है तुम्हारी इस गुस्से का जो मुझे नहीं पता। आई होप कि किसी दिन तुम मुझे ये बताओ, दोस्ती के ही नाते से। पर हर बार में एक ही धर्म के लोगों को जज करना सही नहीं है, वो भी गलत है अपनी जगह पर कुछ कुछ चीज़ों में, पर उनके आड़ में सबको गलत ठहराना भी गलत है रीवा। शांत रहो, ध्यान रखना खुद का, और कुछ गलत मत करना। घर जाओ, शांति से बैठो और सोचो ठीक से एक बार।
जब समझ आए और लगे कि मैं सही हूँ तो समझ लेना तुम्हारी सोच अब सही दिशा में है। टेक केयर। और यही बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जब वह आयात चली जाती है, रीवा अपने हाथ की ओर देखती है। अपने हाथ को दिल से वो थोड़ी सी रफ करती है। उसके चेहरे पर छोटू सा एक लाजमी सी मुस्कुराहट आती है। अब वो आके कार में बैठ जाती है। लेकिन जब कार में बैठती है और वो कार यूनिवर्सिटी के गेट से होते हुए बाहर आते तो बाहर का माहौल देख के उसकी आंखें बड़े हो जाते हैं। भाई साहब, लोग वहाँ पे भीड़ मचे थे, अलग ही गुस्सा थे, तोड़ फोड़ मचा रहे थे। सारी चीज़ें देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो बस इतना कहती कि पापा कहाँ है। वो घर की तरफ बढ़ रहा है, पर घर के हालात तो ठीक है ना? नहीं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि सिक्योरिटीज़ वगैरह सब कुछ है, कड़ी सिक्योरिटी की बंदोबस्त करे गए हैं। बड़े पापा को बस तुम्हारा ही ख्याल थे तो उन्होंने सीधा मुझे कॉल करके बताया कि सही सलामत तुम्हें घर तक ले आओ, और अगर चीज़ें इससे बदतर हुए तो बाकी की चीज़ें वो खुद देख लेंगे। और यही बोलते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। जब ये लोग घर पहुंचते ना तो घर के माहौल भी बहुत ही ख़राब थे। आम जनता की इतनी भीड़ वहाँ पे मचे हुए थे, सबके हाथ में पत्थर वगैरह थे और वो फेंक के मार रहे थे अंदर। यहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इतने गुस्से में थे। ये सारी चीज़ देख के रीवा की मूड वैसे भी ख़राब ही हो जाती है। बहुत मुश्किल से ये लोग सही से अंदर तक जा पाते हैं। जब वो घर पहुंचती तो वहाँ पर और भी सारे बहुत लोग थे, उसके पापा के पार्टी के लोग वगैरह मौजूद थे वहाँ पर। तभी वो अपनी बैग को एकदम से सोफे पर पटकती है। अपनी पापा को बड़ी गुस्से में देखती है एक बार, और उसके पापा भी वहाँ पर उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। वो भी बहुत गुस्से में है। अब वो ऐसे बात कर रहे थे ना कि ऐसा मैंने क्या ही कह दिया, सच ही तो कहा, और सच से अगर इतना ही चीज़ें हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उनके पार्टी के लोग उनसे इसी रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी रीवा उनके सामने जाके खड़ी होती है। पापा, ये सब क्या है? ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया आपने? सबके सामने जब रीवा ये सवाल करती है तो उसका पापा उसे घूरने लगते। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, आपको नहीं लगता है क्या कि आपने जो कहा है वो गलत है? सबके सामने ये बोलना और उसके पापा का हैरान होना ये लाजमी बात थे। उसके पापा के साथ साथ उनके पार्टी के लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके पापा थोड़ी गुस्से में आ जाती। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, तुम क्या कह रही हो कि मैंने जो किया वो गलत किया? आखिर ऐसा मैंने क्या ही कर दिया? पापा, मैं बहस नहीं करूँगी आपके साथ, पर आप ही ने कहा ना कि सामने इलेक्शन है, कुछ चीज़ आपको सही संभल के चीज़ों को करनी पड़ेंगे। तो आप ही तो आपकी चीज़ें कोई बैंड बजा रहे हैं ना। जब आपको पता है कि सामने इलेक्शन है तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखने चाहिए कि जनता आपके साथ हो, ना कि आपके खिलाफ हो। लेकिन आपने क्या किया? आपने जनता को भड़का दिया, वो भी अपने खिलाफ खुद ही। पापा, आप एक लीडर होके जब ऐसे स्टेटमेंट देते हो तो आपके दिमाग में ये रहने चाहिए कि इसका अंजाम क्या होंगे। अब जो भी हो, एक गलत स्टेटमेंट के कारण अब पूरा जनता आपके खिलाफ है। इसके बीच आप क्या बोलेंगी इसको लेकर? पहली दफ़ा रीवा के पापा रीवा के बर्ताव से इतने शौक थे, और वो शॉकिंग जो लुक थी उनके चेहरे की वो साफ साफ नज़र आ रहे थे। उनके सर पे मानो पूरे आसमान गिरे हो, और वो बड़ी शक की निगाहों से देख रहे थे रीवा को। तो आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? पापा, मैं ना ही आपको दोषी ठहराऊंगी और ना ही कुछ, बस इतना आप ही की बातों के अनुसार, क्योंकि इलेक्शन है तो आपको जनता की चीज़ों को अपनी तरफ खींचनी चाहिए, पर आपके इस स्टेटमेंट के कारण जनता आपके खिलाफ चले गए हैं। तो या तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या फिर आप ऐसा करो कि इस जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है ये वाकई में इसी स्टेटमेंट के दायरे पे ला कर दिया है कि जो उनके बिरादरी के लोग ही ये सारे सीक्रेट वगैरह जानबूझकर करते हैं, ये आप सोच समझ कर दिया हो। अगर नहीं तो प्लीज़ इसको ठीक करिए। आप कहिए कि इस टॉपिक को आप ऐसे नहीं, कुछ और में कहना चाहते हो। अब मुझे नहीं पता आप कैसे इस चीज़ को ठीक करेंगे, पर ये जो भी चीज़ें हुआ है ये सही नहीं हुआ है। आम जनता आप पे भड़क है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी की ही लॉस है। तो उसमें से उनके पार्टी के ही कुछ लोग जो है वो रीवा से एग्री करते हैं
अब वो बोलते हैं कि सर आपके बेटी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तो जनता को अपने हाथ में लेने थे ना, पर जनता हमारे खिलाफ ही हो गए तो वोट कैसे देंगे, सामने इलेक्शन है, हमें एक एक कदम जो है बड़ी सावधानी से रखने चाहिए थे, पर एक स्टेटमेंट के कारण अब बहुत सारी चीज़ बिगड़ सकता है और अपोजिशन पार्टी के लीडर जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकता है सर। अब चीज़ों को बिखरना देना है या समेटना है ये आप तय करिए, हम आपके बेटी से सहमत हैं। अब जब ऐसे बोल देते हैं ना तो वहाँ पर थोड़ी सी सन्नाटा छाई जाती है अलग ही तरीके से। तो आज कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे, जानेंगे आगे कहानी में क्या होगी। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।